क्या आपका बच्चा हर वक्त डांटा जाता है, फिर भी बात नहीं सुनता, हर वक्त हिलता-डुलता रहता है, गुस्सा बहुत करता है, चीज़ें भूल आता है? तो शायद ये उसकी शरारत ना हो सकता है कि उसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडीएचडी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप आइडेंटिफ़ाई करें कि कहीं आपके बच्चे को एडीएचडी कंडीशन तो नहीं है। कैसे आपको पता चले कि यस आपको प्रोफेशनल की नीड है। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। रुकिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो एडीएचडी की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें अक्सर बच्चे का अटेंशन सस्टेन नहीं रह पाता है ज़्यादा लंबे टाइम तक। बच्चे एक काम में फ़ोकस नहीं कर पाता लंबे टाइम तक। अगर अटेंशन का बच्चे को प्रॉब्लम है या बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी है, तो बच्चा हर वक़्त हिलता-डुलता रहता है। एक जगह अपनी सीट पर अगर कहा जाए तो लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाता है। बार-बार उठना-बैठना उसका रहता है या फिर दूसरों को डिस्टर्ब करता है। अगर मैं इम्पल्सिव बिहेवियर की बात करूँ, तो बच्चा अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाता है। तो ये थोड़े कॉमन सिम्पटम्स ही मैंने आपको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का जो मैंने फुल फॉर्म बताया, उसी को मैंने एक्सप्लेन करा है। बट इसके बहुत कई सारे सिम्पटम्स हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे को एडीएचडी है या नहीं है। एडीएचडी के अंदर बच्चे का अटेंशन डेफिसिट रहता है, अटेंशन की कमी रहती है, बच्चे को हाइपर एक्टिविटी बच्चे के अंदर ज़्यादा मिलती है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका इम्पैक्ट बच्चे की पर आता है और उसकी अडल्टहुड तक अगर ये जा सकता है, अगर बच्चे को चाइल्डहुड में या उसके टीन एज में उसको मैनेज नहीं किया, तो यही एडीएचडी के सिम्पटम्स बच्चे के अडल्टहुड तक जा सकते हैं और परसिस्ट रह सकते हैं। तो अगर कॉमन सिम्पटम्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इनअटेंशन का बच्चे में सिम्पटम्स आपको नज़र आ सकता है। इनअटेंशन से मतलब है यहाँ पे डिफ़िकल्टी रहती है बच्चों को अटेंशन सस्टेन करने में, टास्क को कंप्लीट करने में, अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने में। अगर हाइपर एक्टिविटी की बात करी जाए यहाँ पर, तो एक्सेसिव फिजिटिंग होती है, मतलब बच्चा हाथ-पैर ज़्यादा हिलाता है, रेस्टलेस रहता है, दूसरों को परेशान करता है, छेड़ा-खानी करता है या फिर अपनी टर्न का वेट करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। उसके अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर भी नज़र आता है। तो ये दोनों तरह के सिम्पटम्स बच्चे में मिल सकते हैं। एडीएचडी 3 टाइप्स का होता है। तो इनअटेंशन टाइप मोस्टली इसके अंदर अटेंशन की प्रॉब्लम रहती है। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, जहाँ पे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर ज़्यादा नज़र आता है। कंबाइंड टाइप में बच्चे को अटेंशन का भी प्रॉब्लम रहेगा और बच्चा हाइपर एक्टिव भी और इम्पल्सिव बिहेवियर भी शो कर सकता है। मैं बात करूँ कि एडीएचडी की कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो अभी तक इसके कॉजेज़ अननोन हैं, बट अगर उस स्टडी की बात करी जाए, तो उस स्टडी के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को जेनेटिक हिस्ट्री भी रह सकती है या ब्रेन के फंक्शन और बच्चे के ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी अगर चेंजेस हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है, या बच्चे का लो वेट बर्थ वेट रहा हो या फिर इस तरह की चीजें भी हाई रिस्क हो सकती हैं एडीएचडी के कॉजेज को। अब बट ये कोई फिक्स नहीं है कि यही रीजन हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि एडीएचडी की अगर कंडीशन है बच्चे को, तो उसकी डेली लाइफ़ कैसे अफ़ेक्ट हो सकती है, मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। आप देखिएगा कि ये चीज़ है, आप अपने बच्चे के अंदर देख रहे हैं, अगर हो रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिसको हम एडीएचडी कहते हैं, हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक-एक स्लाइड मैं आपको दिखाने वाली हूँ, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कैसे इम्पैक्ट आ सकता है बच्चे की अगर होम लाइफ की अगर बात करी जाए तो अगर बच्चे को एडीएचडी है, तो बच्चा अक्सर पेरेंट्स के बार-बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी चीज़ें बच्चा नहीं कर पाता है। हर चीज़ के लिए बच्चे को रिमाइंडर देना पड़ता है कि ये क्लीन कर लो, चाहे ऐसा खा लो, ये पी लो। पूरे दिन पेरेंट्स रिमाइंडर देते हैं, तब बच्चा उस चीज़ को कर पाता है। ट्रबल बच्चे को होता है कि बच्चे को अगर बच्चा खेल रहा है और उसको पढ़ने के लिए बोला जाए, तो एक टास्क से दूसरे टास्क में ट्रांज़िशन होने में उसको बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चा स्ट्रगल फेस करता है, बच्चा एकदम रेडी नहीं होता कि नहीं, कि एक टास्क से दूसरे टास्क पे हो जाए। इमोशनल आउटबर्स्ट ज़्यादा होता है, बच्चा कैंक मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा इमोशनल रेगुलेशन बच्चे में कम रहता है और बच्चा छोटी-छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करता है। या बच्चे से कहा जाए कि कुछ फैमिली के हमारे रूल्स होते हैं, बच्चा नहीं, हर फैमिली में अपने-अपने रूल्स होते हैं, कैसे हर फैमिली का अपना एक रूटीन होता है, तो बच्चा उस रूल्स और रूटीन को फॉलो करने में भी बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है। अक्सर बच्चा लेज़ी रहता है और हार्ड, मतलब अगर उससे बच्चा से बोला जाए
अक्सर सब उसको लेज़ी का टैग दे देते हैं कि अच्छा लेज़ी है इसलिए ये काम नहीं करना चाहता है। तो सिंपल अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, अगर पेरेंट्स ने कहा है कि जाके ब्रश कर लीजिए, तो बच्चा ब्रश करने की जगह पानी के साथ खेल रहा है। तो ये एक सिंपल सा है कि बच्चे को एक टास्क दिया, बच्चा इमीडिएटली दूसरे टास्क पे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, दूसरे टास्क पे शिफ्ट हो गया। अगर मैं स्कूल परफॉर्मेंस की बात करूँ कि कैसे स्कूल परफॉर्मेंस बच्चे की इम्पैक्ट हो सकती है, कैसे उसका इफ़ेक्ट आ सकता है अगर बच्चों को एडीएचडी कंडीशन है। तो स्कूल परफॉर्मेंस में बच्चा अगर देखा जाए तो बच्चा अपनी सीट पे भी नहीं बैठता है, उसमें भी बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ता है, या बच्चे को अक्सर बच्चा अपनी नोटबुक, बुक्स और असाइनमेंट को भूल जाता है। या फिर बात करी जाए बच्चे की कि बच्चे को फोकस करने में बच्चे को इश्यू रहता है, और अक्सर छोटी-छोटी बातों पे बच्चा छोटी-छोटी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स कर रहा होता है। एडीएचडी अगर बच्चे को है, तो उसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप और फैमिली पे कैसे जा सकता है? तो फ्रीक्वेंटली बच्चा अपने सिबलिंग के साथ अक्सर हो जाता है, बच्चे की कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। पेरेंट्स में पेरेंट अक्सर फ्रस्ट्रेटेड और ओवरवेल्म फील करते हैं जब सिबलिंग के बीच में छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। मिसअंडरस्टूड हो जाता है बच्चा, अनलव्ड फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसको बार-बार, बार-बार उसको बोला जा रहा है, टोका जा रहा है, तो वो बच्चा लोनली फील कर सकता है। अगर मैं फ्रेंड्स और सोशल स्किल की बात करूँ, तो उसपे भी इम्पैक्ट एडीएचडी का आ सकता है। बच्चा अक्सर खेलते टाइम अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाता, दूसरा और बच्चों को परेशान करता है, और अक्सर बॉसी वाला एटीट्यूड शो कर सकता है बच्चा, इमैच्योर बिहेवियर शो कर सकता है बच्चा। और फिर अगेन वही वहाँ बात आ जाती है कि बच्चा फिर रिजेक्टेड और लोनली फील करता है। अगर इमोशनल रेगुलेशन की बात करूँ, तो एडीएचडी की अगर बच्चे को कंडीशन है, तो इमोशनल रेगुलेशन का भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा कभी-कभी इंटेंस इमोशन शो करता है, अक्सर क्राई, गेट एंग्री, फील एंशियस भी फील कर सकता है। बच्चे को काम डाउन होने में बच्चों को दिक्कत होती है। क्विकली काम डाउन नहीं हो पाता है बच्चा। अ अशेम्ड, और फिर जब बच्चा अगर आउटबर्स्ट हो जाता है, बच्चा ओपनली अपना बिहेवियर शो कर देता है, नेगेटिव बिहेवियर शो कर देता है। करने के बाद फिर उसे अशेम्ड और गिल्ट वाली फीलिंग भी आती है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इश्यू रहता है बच्चे को। एडीएचडी अगर सिम्पटम्स हैं बच्चे का, तो पुअर सेंस ऑफ टाइम रहता है बच्चे को। एक टास्क से दूसरे टास्क में, मैंने बोला, शिफ्ट होने में बच्चे को दिक्कत होती है। अपने काम को टाइम पे खत्म करने में बच्चे को इश्यू रहता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का बिहेवियर डेवलप हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे उसको चीज़ें याद आती है, लास्ट मोमेंट में अपने टास्क को कंप्लीट करता है। सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लो हो ही जाता है, जैसे लो हो जाता है अक्सर एडीएचडी के बच्चे में, अगर कंडीशन है बच्चे को। क्योंकि जैसे मैंने बताया, फैमिली में भी सिबलिंग के संग थोड़ा स्ट्रगल फील करता है बच्चा, लड़ाई झगड़ा होता है इजीली। जैसे मैंने बताया, सोशल स्किल अगर बच्चे में इशू हो रहा है, या स्कूल एनवायरनमेंट में बच्चा इशू फील कर रहा है, तो डेफिनेटली सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लो हो सकता है इस वजह से। तो इस तरह की बिहेवियर बच्चे के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत थोड़ा दूर का है। एंजाइटी, एंशियस फीलिंग, सैडनेस बच्चे में आ सकती है। अगर ये सस्टेन रहती है, तो बच्चे को फिर डिप्रेशन भी हो सकता है। तो डायग्नोसिस कैसे किया जाए बच्चे को? डायग्नोसिस करने अगर मैं यहाँ बात करती हूँ डायग्नोसिस की, तो अगर ये सिम्पटम्स बच्चे में अगर आपको नज़र आ रहे हैं, इनअटेंशन के नज़र आ रहे हैं, या हाइपर एक्टिविटी का आपको बच्चे के अंदर सिम्पटम नज़र आ रहा है, या जो मैंने अभी स्लाइड्स आपको दिखाई हैं, अगर इन सभी एडीएचडी की कंडीशन, अगर किसी तरह का सिम्पटम्स की वजह से बच्चे की डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो मैंने अभी बात करी आपको, एडीएचडी हो सकता है। तो अगर ये सिम्पटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल की नीड है। आपको ज़रूरत है, आपको अपने बच्चे को या तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा सकते हैं, या आप बच्चे को रिहैब रिहैब और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकते हैं, जहाँ पे बच्चे का एक अच्छे से डायग्नोसिस हो पाएगा, और डायग्नोसिस होने के बाद फिर आपको एक मैनेजमेंट मिलेगा, जिस जिस मैनेजमेंट की हेल्प से बच्चे के इस बिहेवियर को, बच्चे की इस कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं, और बच्चा जहाँ-जहाँ बच्चा स्ट्रगल फील कर रहा है, उस स्ट्रगल की जगह बच्चा उस स्ट्रगल से वो सक्सेस अचीव कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।